इकोनॉमी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम 11th क्लास की एनसीईआरटी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। उसमें हम जो चैप्टर अब कवर कर रहे हैं वो यूनिट 3 का चैप्टर है। यूनिट 3 का नाम है करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी। वो कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो इंडियन इकोनॉमी फेस कर रही है, जबकि हमें लगभग 6.5 दशक हो चुके हैं रिफॉर्म पीरियड्स के एक्सपीरियंस को करते हुए। उन चैलेंजेस में से जो पहला चैलेंज बतौर चैप्टर पढ़ा जा रहा है वो पॉवर्टी है। हमने पॉवर्टी का पिछला लेक्चर डिलीवर किया और टोटल टॉपिक्स ऑफ द पॉवर्टी में से हम यहाँ पहुँचे हैं। पॉवर्टी के चैप्टर की शुरुआत का पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन था, वो हम कर चुके पिछले लेक्चर में। दूसरा था हु आर द पुअर, हमने कंप्लीट किया। तीसरा था हाउ आर पुअर पीपल आइडेंटिफाइड, हमने कंप्लीट किया। हम आज नेक्स्ट टॉपिक से शुरुआत करेंगे, द नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया। उसके बाद हमारा टॉपिक होगा व्हाट कॉजेज पॉवर्टी, यानी कि कॉजेज ऑफ द पॉवर्टी। और फिर इसी में हम पढ़ेंगे प्लाइट ऑफ द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर ऑफ इंडिया, प्लाइट ऑफ द कॉटन फार्मर्स इन इंडिया, एंड अल्टीमेटली ग्लोबलाइजेशन का एक इम्पैक्ट, दैट इज़ द पॉवर्टी। और पॉवर्टी का एक रिजल्ट बना सुसाइड्स। तो फार्मर सुसाइड्स के बारे में समझेंगे, उसके कारणों को पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं द नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया। हमने इंडियन ट्रेंड को तो समझ लिया था पिछले लेक्चर के दौरान, इसलिए हम स्टेट लेवल ट्रेंड्स को समझेंगे। हमने इंडियन ट्रेंड में ये समझा था कि 1973-74 में 55% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया बिलो पॉवर्टी लाइन थी। 2011-12 तक 22% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया बिलो पॉवर्टी लाइन हुई। जहाँ 1973-74 में एब्सोल्यूट फिगर में 320 मिलियन पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन थे, वहीं 2011-12 में एब्सोल्यूट फिगर वाइज 270 मिलियन पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन है। तो आप 1973 से 2012 तक 55% से 22% तक आए हैं बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन के मामले में। ये नेशनल ट्रेंड है। स्टेट लेवल पे हमने क्या देखा? स्टेट लेवल पे हमने देखा कि 6 स्टेट्स, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। तो अल्टीमेटली उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मेनली वो सारे सेंट्रल स्टेट और ये 2 ईस्टर्न स्टेट्स, ये सारे 1973-74 में एक लार्ज सेक्शन ऑफ पुअर पॉपुलेशन कंटेन किए हुए थे। मतलब देश की एक बड़ी गरीब आबादी इन 6 राज्यों में थी। फिर 2011-12 तक सिनेरियो क्या हुआ? पॉवर्टी लेवल्स इन 4 स्टेट्स आर स्टिल फार अबव द नेशनल पॉवर्टी लेवल। 2011-12 तक जो नेशनल पॉवर्टी लेवल था उसके मुकाबले भी ऊपर, यानी कि पॉवर्टी लेवल उससे भी ज़्यादा रहा इन 4 राज्यों का, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा। इनमें से ये 3 राज्य बीमारू राज्य के रूप में भी जाने जाते हैं, ठीक है, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड राज्य माने गए हैं। लेकिन एक चीज़ आपने नोटिस की कि तमिलनाडु इससे बाहर निकल चुका है, वेस्ट बंगाल बाहर निकल चुका है। सवाल ये बनता है कि वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु पॉवर्टी लेवल रिड्यूस करने में कामयाब कैसे हो पाए इन राज्यों के मुकाबले। हमने 9th क्लास की पॉवर्टी एज ए चैलेंज की किताब में पढ़ा था कि तमिलनाडु ने फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स को बहुत बेहतर तरीके से लागू किया। सेकंड, सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क और सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स, यानी कि एक्सेस टू एजुकेशन, एक्सेस टू हेल्थ, एक्सेस टू सैनिटेशन एंड हाउसिंग, इन प्रोग्राम्स को भी उन्होंने बेहतर लागू किया। तो दक्षिण के राज्यों ने फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स एंड सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क प्रोग्राम्स बेहतर लागू किए, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को बाहर निकाल पाए और उन्हें एक मेन स्ट्रीम लाइफ दे पाए। दूसरी तरफ हम ये जानते हैं कि हमारे देश में आज़ादी के बाद बड़ी भूमिका रही है लेफ़्ट पार्टीज़ की कि उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स कराने के लिए लंबे कैंपेन्स किए, जिसका नतीजा था ज़मींदारी का एबोलिशन, लैंड सीलिंग का कानून आना और टेनेंसी के ऊपर एक कानून आना। तो लेफ़्ट पार्टियों ने इसमें भूमिका निभाई। और हम ये भी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में लेफ़्ट पार्टियां काफ़ी सक्रिय थी, वहाँ की राजनीति पर उनका अच्छा खासा प्रभाव था। तो पश्चिम बंगाल के वेस्ट बंगाल में
लैंड रिफॉर्म्स बेहतर मैनर में लागू हुए एज़ कम्पेयर टू द अदर स्टेट्स ऑफ द कंट्री। उसकी वजह से लोगों के पास लैंड होल्डिंग की ऑनरशिप आई, लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, एसेट्स क्रिएट हुए और अल्टीमेटली लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ, तो वो गरीबी से बाहर आए। तो ये दो राज्य अलग अलग फ्रंट पे बेहतर काम करने की वजह से अपने लोगों को बाकी राज्यों के मुकाबले गरीबी रेखा से ज़्यादा बाहर निकाल पाने में सफल हो पाए। लेकिन बाकी राज्य आज भी नेशनल परफॉर्मेंस के मुकाबले पुअर हैं लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने के मामले में। ये स्टेट लेवल ट्रेंड एग्जिस्ट कर रहे हैं इस समय। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और हमारा टॉपिक है व्हाट कॉजेज़ द पॉवर्टी। मैंने सारे कारण यहाँ पर लिख दिए हैं, कुछ कारण मैं आगे लिख भी दूंगा अगर कुछ यहाँ पे मिस हुए हैं। हम सिंपली इसे समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी चीज़ें गरीबी करती हैं। देखिए, कई इंस्टीट्यूशनल और कई सोशल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि आप गरीब हैं। एक्चुअली में सोसाइटी के अंदर एक बहुत ही कम मेंबर्स का समुदाय है, यानी कि बहुत फ्यू नंबर ऑफ पीपल हैं सोसाइटी में जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे एक्सेस या कंट्रोल या ऑनरशिप कुछ ही लोगों की है जो अपने लिए इनकम जनरेट कर पाते हैं, वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं। व्हेन यू हैव मीन्स ऑफ प्रोडक्शन you can produce goods and services and ultimately you can generate income for yourself. You can become well off, you can accumulate wealth, you can create assets और इसी को आप अपने समस्या के दिनों में, प्रॉब्लम के डेज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री है इनसे अलग, जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का कोई कंट्रोल नहीं है। उनके पास ले दे करके सिर्फ़ और सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए अपनी लेबर ही ऑफ़र करने का ऑप्शन है, तो वो अपनी लेबर को ही ट्रेड करके अपने लिए सर्वाइवल इंश्योर कराते हैं, दैट्स ऑल। आपके घरों में पेंटर आते हैं, आप बार्बर के पास जाते हैं, आपके घरों में धोबी कपड़े लेने आते हैं, प्रेस करने आते हैं, आपके घर में गार्डनर आता है, माली आता है, आपके घर में राज मिस्त्री, सिविल मैसनरी वर्कर आता है, या जो कामकाज वाला आदमी वो आता है, वाशरमैन आता है, इस सबसे आप मिलिए। एग्रीकल्चर की फील्ड में जाइए तो वहाँ पर एग्रीकल्चर लेबरर से मिलिए, कंस्ट्रक्शन साइट पे जाइए तो वहाँ कंस्ट्रक्शन वर्कर से मिलिए, फैक्ट्री में जाइए तो पैकिंग वाले आदमी से मिलिए, खरादिए से मिलिए, लेथ मशीन चलाने वाले से मिलिए, उन सभी भट्टी पे काम करने वाले लोगों से मिलिए, सबसे मिलिए। आप एक चीज़ नोटिस कर पाएंगे, एक कॉमन चीज़, वो ये, उनके पास एसेट्स नहीं है। उनके पास एसेट्स नहीं है मतलब वो किसी भी तरह के मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे कोई एक्सेस नहीं रखते। उनके पास ले दे करके अगर कुछ है तो वो अपनी लेबर ऑफ़र करने, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर वो सुबह से शाम लेबर ऑफ़र कर पा रहे हैं तो उन्हें उनकी सर्वाइवल के लिए कुछ बदले में वेजेस मिल पा रहे हैं। दिहाड़ीदार आदमी आप कह लीजिए, आज भी हमारे समाज में ये शब्द है कि आदमी ये कहता है कि मैं तो भाई दिहाड़ीदार आदमी हूँ, मातड़ आदमी हूँ, मेरा क्या है। मतलब आई हैव ओनली वन थिंग टू ट्रेड, दैट इज़ माई लेबर इन ल्यू ऑफ माई सर्वाइवल। अपने सर्वाइवल के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी लेबर ही ट्रेड कर सकता हूँ, रेस्ट आई हैव नथिंग। ओके, आई हैव नो ऑनरशिप ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द एसेट्स, आई हैव नो अदर मीन्स टू प्रोड्यूस एनी थिंग सो दैट आई कैन जनरेट इनकम, आई कैन जनरेट एसेट्स, नो। तो जब समाज में इस तरह से दो वर्ग आ जाते हैं तो इन वर्गों में आगे आगे गैप बढ़ता चला जाता है, क्योंकि एक जो कंट्रोल कर रहा है, एक्सेस कर रहा है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को, वो इनकम जनरेट करते जाएगा, वो एसेट्स क्रिएट करते चले जाएगा, उसका वर्चुअस साइकिल एक्टिवेटेड रहता है। लेकिन दूसरी तरफ जो सिर्फ और सिर्फ लेबर ऑफ़र कर पा रहा है वो इससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो बीमार भी पड़ेगा, वो मार्केट शॉक्स के लिए रेडी रहना है उसे, उसकी जो जॉब है वो कैजुअल है, और कैजुअल नेचर की जब जॉब होती है तो आपका जो वर्क का नेचर है वो ये कि बहुत इंटरमिटेंटली काम मिलता है, रेगुलर वर्क नहीं मिलता है। इसकी वजह से आप अंडर एम्प्लॉयड भी रहते हैं, कई बार आप अनएम्प्लॉयड भी रहते हैं। तो ये परिस्थितियाँ इनके साथ जुड़ी हुई हैं, वेजेस भी प्रॉपर नहीं मिलते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वर्ष के सारा हर दिन इन्हें काम मिलेगा, ज़रूरी नहीं है कि कानूनी सीमाओं के तहत ही इन्हें वेजेस भी मिलेंगे। उल्टा बीमारियां भी होंगी, गरीब हैं, निर्धन हैं, तो इस वजह से ये विशियस साइकिल में जाते रहेंगे। तो इस तरह से खाई बढ़ जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी भी समाज के लिए, सरकार के लिए, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को
मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे एक्सेस दें। जब सोसाइटी में ये खाई बहुत बढ़ जाती है, जब एक वर्ग के पास एब्सोल्यूट कंट्रोल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का हो जाता है, तब क्रांतियाँ जैसी चीज़ें भी होती हैं। जैसे रशिया में बर्जुआस के अगेंस्ट प्रोलेटेरियट्स ने क्रांति की। कारण यही था कि जो कंप्लीट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसका कंट्रोल बर्जुआस के पास था। द बिजनेसमैन, द ट्रेडर्स, द मर्चेंट्स, ज़मींदार, लैंडलॉर्ड्स। लेकिन दूसरी तरफ जो इंडस्ट्रियल वर्कर था और जो एग्रीकल्चर लेबरर थी, सिवाय अपनी लेबर ऑफ़र करने के उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था, और जिसके बाद भी उनका जीवन दयनीय था। ऐसे में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर कंट्रोल हासिल करने के लिए उनको ये महसूस हुआ कि इस समय में हमारे देश में जो पावर स्ट्रक्चर है, हम उसे स्ट्रक्चर को बदलना होगा। जो शक्ति का ढांचा है, हमें उसे बदलना होगा। गाड़ी का स्टीयरिंग, पिस्टल का ट्रिगर हमें अपने हाथ में लेना होगा। यानी कि जिस ढांचे में समय है, उस ढांचे में जो लीवर ऑफ पावर का जो लीवर है वो किसी लोगों के हाथ में है। ढांचे को चेंज करो, पावर का लीवर अपने हाथ में लो, तभी परिस्थितियां बदलेंगी। कंप्लीट चेंज, टोटल चेंज, इसको हम कहते हैं रेडिकल चेंज, और बहुत ही क्विक चेंज। तो पूरा सोशल सिस्टम बदलना होगा, पॉलिटिकल सिस्टम बदलना होगा, इकोनॉमिक सिस्टम बदलना होगा, ऐसा उन्हें एहसास हुआ। और इसी के तहत हमने वहाँ पर एक क्रांति देखी जिसे हम बोल्शेविक रेवोल्यूशन कहते हैं, रशियन रेवोल्यूशन। और इसी के तहत एक नया स्टेट एग्जिस्टेंस में आया जो सोशलिस्ट स्टेट था। और उसके तहत एक्चुअली में हुआ यही कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का कंट्रोल है वो बर्जुआस के हाथ से निकल करके प्रोलेटेरियट्स के हाथ में आया। इसी के लिए ये क्रांति की गई थी। क्यों? क्योंकि जब तक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का कंट्रोल नहीं आता आपके पास, तब तक जीवन नहीं बदलेगा, तब तक जीवन बेहतर नहीं होगा, तब तक वर्चुअस साइकिल इनिशिएट नहीं होंगे। इसीलिए मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का कंट्रोल लोगों के हाथ में आने का मतलब कि अब आज के बाद से जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो स्टेट कंट्रोल्ड होंगे, यानी कि वो पब्लिक कंट्रोल होंगे, यानी कि वो पब्लिक एंटरप्राइजेस के, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के गवर्नमेंट कंट्रोल में होंगे। ओके, दैट्स द थिंग। इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम हमारी पॉवर्टी को देखें तो उसके कई कारण बनते हैं। मैंने अभी बताया इंस्टीट्यूशनल एंड सोशल फैक्टर। कई तरह के इंस्टीट्यूशंस हमारे देश में, द कास्ट इंस्टीट्यूशंस, द रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, जिसकी वजह से आप एक्सक्लूडेड हैं एजुकेशन से। एक बड़ा वर्ग समाज का, चाहे वो शेड्यूल कास्ट है, चाहे शेड्यूल ट्राइब है, चाहे वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, द अदर बैकवर्ड कास्ट जिसे ओबीसीज कहते हैं, वो हैं, चाहे महिलाएं हैं, ये सभी के सभी वंच डिप्राइव रखे गए हैं एजुकेशन से, डेवलपमेंट से, कई तरह की मेन स्ट्रीम ऑक्यूपेशन से। आप सोशली एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं, आपको एसेट्स में शेयर नहीं दिया जाता, वेल्थ क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती आपके पास, आपके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशंस होती हैं। ये क्यों हो पाती हैं? क्योंकि इंस्टीट्यूशनल सेटअप ऐसा है, सोसाइटी ऐसे बनाई गई है, सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसा है, उसमें हायरार्की है, सोसाइटी स्ट्रेटिफाइड है, और उसमें आप लोअर स्ट्रेटास में आते हैं। तो ये स्ट्रेटिफिकेशन का नतीजा है कि आप अपनी परिस्थितियों को बदल नहीं सकते। आप जिस जाति में, जिस कुल में जन्मे हैं, उसको जो भी टास्क एलोकेट किए गए हैं या जिस तरह के भी रिसोर्सेज के लिए वो एंटाइटल्ड हैं, वो मजबूर हैं कि अब उन्हें उसी में जीवन यापन करना है। ऐसे में अगर आप स्ट्रेटा में, नीचे के स्ट्रेटा में जन्मे हैं, तो फिर अल्टीमेटली आपको उसी तरह के रिसोर्स एक्सेस मिलेंगे, उतने ही एसेट्स का कंट्रोल मिलेगा, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, सैनिटेशन हो, नॉलेज हो, स्किल सेट हो, चाहे रिसोर्सेज में शेयर हो, आप उससे ज़्यादा हासिल नहीं कर सकते। भारतीय जाति प्रथा के तहत, भारतीय वर्ण सिस्टम के तहत ये स्टॉन्चली फॉलो किया गया हज़ारों वर्षों तक। उसका नतीजा निकला कि एक बड़ा वर्ग हमारे देश में डिप्राइव्ड रहा, प्रिविलेजेस से डिप्राइव्ड रहा, उसकी परिस्थितियाँ बिगड़ गईं। तो कुल मिलाकर के ये बड़े फैक्टर्स हैं। तो इस तरह के इंस्टीट्यूशनल एंड सोशल फैक्टर्स व्यक्ति की गरीबी का कारण बनते हैं, ये सोशल एक्सक्लूजन को जन्म देते हैं। इन्हीं कारणों से आगे आने वाले समय में एक रिसोर्स लेस पर्सन, स्किल लेस पर्सन, नॉलेज लेस पर्सन मजबूर हो जाता है कि ना तो उसके पास कोई एसेट है बेचने के लिए मुश्किल परिस्थितियों में, ना तो उसके पास
कोई एसेट है जिसको मॉर्टगेज रख के वो कुछ बोरो कर ले, ना ही उसके पास कोई ऐसा स्किल सेट है या नॉलेज सिस्टम है कि वो इस समय हो रहे प्रोडक्शन प्रोसेसेस से बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हार्नेस कर ले, ना ही उसके पास कोई स्टॉक्स हैं किसी तरह के, कोई क्रॉप्स के या कोई अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड जैसे कोई बुलॉक कार्ट या फिर कोई और एसेट्स जिनको यूटिलाइज करके अपने जीवन में कुछ बचाव कर ले। तो ना रेजिलियंस है उसके पास, ना उसके पास अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ना उसके पास स्टॉक्स हैं सस्टेनेंस के लिए, ना उसके पास बोरो करने की पावर है, और ना ही उसके पास एसेट्स हैं बेचने के लिए। ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट हो जाती हैं, व्यक्ति इंडेटेडनेस में चला जाता है, वो कर्जाई हो जाता है, वो और नीचे की ओर खिसक जाता है। इन सारी चीज़ों को जोड़ करके पढ़ेंगे, चाहे वो अंडर एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो एसेंशियल फूड आइटम्स का रेट, फूड आइटम्स के प्राइजेस का उस दर से बढ़ना जिस दर से शायद लग्जरी आइटम्स के प्राइजेस भी ना बढ़े हों। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 96 से 99 के बीच में अगर आप एक पैकेट वाली थैली 10 किलो की व्हीट की लेते थे, आटे की लेते थे, तो वो आपको 70 से 80 रुपये के बीच में मिल जाती थी। इवन 50, 60, 70 के रुपये के अराउंड रेट चलता था 10 किलो की थैली का। आज अगर आप बात करें तो स्टैंडर्ड थैली आपको लेनी है तो आपको 400 रुपये के आसपास मिलेगी। थोड़ी बहुत भी ठीक ठाक अच्छी थैली लेनी है तो 500, 550, फिर उसके बाद तो स्काई इज़ द लिमिट, 600, 700, 800, 900 जा रहा है। 10 किलो की थैली का रेट बता रहा हूँ, आप पकड़ के चलिए 450 रुपये। तो आप 60-70 रुपये से 1996-97 से 1996-7 से आप 60-70 रुपीज़ की आटे की थैली से 450 रुपीज़ तक आ गए हैं। ये कितने गुना की बढ़ोतरी है? लगभग 8-9 गुना बढ़ोतरी है, 8-9 टाइम्स की बढ़ोतरी है कि नहीं है? तो अल्टीमेटली उस समय में पेट्रोल के, डीजल के प्राइजेस क्या थे, पेट्रोल के प्राइजेस क्या थे, ये आप पता करिए। समबट अराउंड 27-28 रुपये, जो कि फिर धीरे धीरे 30-32 रुपये हुआ। सन 2002-3 के अराउंड आपको पेट्रोल 33-34 रुपीज़ के अराउंड पर लीटर मिलता था, और आज पेट्रोल आपको 96-97 रुपीज़ पर लीटर मिलता है। तो कितने गुना बढ़ोतरी हुई है? 3 गुना या बहुत ज़्यादा 4 गुना। पेट्रोल को एक तरह से एक लग्जरी आइटम के रूप में देखा जाता है, इसलिए गवर्नमेंट उस पर बहुत हैवी टैक्सेस लगाती है अपने सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स को रन करने के लिए। तो अगर आप ध्यान से गौर फरमाएं, यहाँ पर इसकी कीमतें 4 गुना बढ़ रही हैं, लेकिन जो चीज़ें वेरी एसेंशियल हैं, आटे की थैली की कीमतें 8 गुना बढ़ चुकी हैं। अगर आप पिछले ही कुछ महीनों के दौरान या पिछले बीते 1 बरस के दौरान डीजल की या पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को और उसके साथ डेयरी प्रोडक्ट्स की बढ़ती कीमतों को कंपेयर करेंगे, तो आप ये मानेंगे कि डीजल और पेट्रोल जहां एक लेवल पर स्थिर चल रहा है, डेयरी प्रोडक्ट्स की कीमतें 2-2, 3-3 रुपये करके पिछले 1 साल में कई बार रिवाइज़ हो चुकी हैं, और वो असेंशियल फूड आइटम हैं। इस तरह की तमाम असेंशियल फूड आइटमों की कीमतों के बढ़ने की जो दर है, दर की बात कर रहा हूँ मैं जब उन्हें लग्जरी आइटम से कंपेयर कर रहा हूँ तो मैं उनकी कीमत कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, कीमत बढ़ने की दर। तो जो असेंशियल आइटम्स हैं जैसे कि फूड ग्रेन्स हैं, फूड क्रॉप्स हैं, उनकी कीमतें बढ़ने की जो दर है वो लग्जरी आइटम्स की कीमतें बढ़ने की दर से भी कहीं गुना ज़्यादा रही है। यह व्यक्ति को और गरीबी में ढकेलता है। कीमतों के बढ़ने की दर, कर्जा, बेरोज़गारियाँ, निरंतर कामकाज ना मिलना, स्किल सेट ना होना, नॉलेज ना होना, और उसके ऊपर सोशल एक्सक्लूजन्स, इंस्टीट्यूशनल एंड सोशल फैक्टर्स और तमाम तरह के हिस्टोरिकल रीजंस आपको गरीबी में ढकेलते हैं। शुरुआत में हमने ये बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं जो सारे एक ही बार में समझ में आ जाएंगे। शुरुआत इस पॉइंट से करूँगा, द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। मैंने इन पॉइंट्स में से इसे पकड़ लिया है, क्योंकि सारे इसी में छिपे हुए हैं, इसी से आ जाएंगे। हम ये जानते हैं कि ब्रिटिश रूल जो भारत में अप्रॉक्स 200 ईयर्स का रहा है, उसका नेगेटिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ है। सबसे पहले तो ब्रिटिशर्स ने हमारी इंडस्ट्रीज़ को डी इंडस्ट्रियलाइज किया, जो हमारी हैंडीक्राफ्ट कैरेक्टर की इंडस्ट्रीज़ थी। सेकंड, इस इंडस्ट्री से फ्री हुए लोगों के लिए मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश नहीं की। मजबूरी में उन लोगों को खेतों की ओर वापस जाना पड़ा। तो हमारी एक प्रिडोमिनेंट पॉपुलेशन
थ्रू आउट द ब्रिटिश पीरियड 75% पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर में थी, उस एग्रीकल्चर को बहुत ही एग्जॉर्बिटेंट रेवेन्यू रेट्स की वजह से एंड हार्डशिप से भरे हुए लैंड टेन्योर सिस्टम, जिसमें कि बहुत रिजिडली रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, चाहे कोई कैलेमिटीज़ हैं, डिज़ास्टर्स हैं, क्रॉप फेलियर हैं या पेस्ट अटैक है, रुका नहीं जाता था और रेट्स बहुत हाई रखे जाते थे। एक तरीका ये, एंड सेकेंड आस्पेक्ट इज़ द इंटरमीडियरी सिस्टम, जिसके वाया कल्टीवेटर से प्रॉपराइटरशिप लेकर के मिडलमैन को दिया गया, एक फ्यूडलिस्टिक सेटअप अपनाया गया जिसमें ब्रिटिशर्स ने अपने प्रॉक्सी खड़े किए, चाहे वो ज़मींदार थे, प्रिंसली नॉर्मल स्टेट्स में ब्रिटिश प्रेसिडेंसीज़ में वो ज़मींदार कहलाते थे, प्रिंसली स्टेट्स में उन्हीं को इन्होंने जागीरदार कहा है। तो अपने प्रॉक्सीज़ को खड़ा करके पावर को कंट्रोल किया, लोगों को कंट्रोल किया। पावर स्ट्रक्चर पूरी तरह से ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था, जैसे इंटरमीडियरीज यानी कि मिडलमैन की मदद से उन्होंने लोगों को, किसानों को कंट्रोल किया। तो एग्जॉर्बिटेंट रेवेन्यू रेट्स, प्रोप्राइटरशिप में चेंज लाना, कल्टीवेटर की बजाय मिडलमैन को वो दे देना, इंडस्ट्रीज़ का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर देना, किसी भी तरह से एग्रीकल्चरल फील्ड में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या कोई गवर्नमेंट एक्सटेंशन सर्विसेज ना ऑफर करना, किसी तरह से कोई डेवलपमेंट ना करना, इन सब कारणों से भारतीय खेतीबाड़ी परेशान, उस पर पड़ा अतिरिक्त लोड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के से फ्री हुए लोगों का, जिसकी वजह से किसानी क्षेत्र में लोग बर्बाद हुए। इंडियन एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन भी कॉम्प्रोमाइज़ हुई, इंडियन लैंड की फर्टिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई, इंडियन लोगों के जो एसेट्स थे, जो कंट्रोल ऑन द लैंड होल्डिंग था, ऑनरशिप, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया और धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी जो फूड सिक्योरिटी थी वो कॉम्प्रोमाइज़ हुई, क्योंकि जो असेंशियल फूड आइटम्स हैं वो ब्रिटेन में एक्सपोर्ट की जाती थी। इंडियंस को कंपेल किया जाता था कि वो कैश क्रॉप्स उगाएं, कैश क्रॉप्स मार्केट के अधीन होती थी, जिसकी बढ़ी हुई कीमतें ब्रिटिश मिडलमैन और इंडियन मिडलमैन जो कॉल्यूजन में होते थे ब्रिटिशर्स के, बेनिफिट वो रखते थे, लेकिन लॉसेस का बेनिफिट बेयर करना पड़ता था हमारे किसानों को। तो कैश क्रॉप्स जो कि वॉलेटाइल मार्केट से एसोसिएटेड थी, जिसकी वजह से उन शॉक्स को बियर करने की जिम्मेदारी भारतीय किसानों की थी, भारतीय किसान बर्बाद हुआ। समस्या, भारतीय फूड ग्रेन्स जो भारतीय को एक्सेस होने चाहिए वो विदेश एक्सपोर्ट किए गए, भारतीय रॉ मटेरियल भारत से फेच किया गया और औने पौने दामों में विदेश भेजा गया, भारत को एक रॉ मटेरियल सप्लायर कंट्री बनाया गया, भारत की मार्केट को कैप्टिव मार्केट में बदल करके ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के लिए एक्सेसिबल बनाया गया, भारतीय रेवेन्यू को ब्रिटिशर्स के द्वारा जनरेट किए गए स्यूडो डेट की सर्विस करने के लिए यूटिलाइज़ किया गया और यूरोपियन और ब्रिटिश कॉरपोरेट्स को भारत के टेंडर्स एग्जॉर्बिटेंट रेट्स पर दिए गए और उसकी कीमतें भारतीय आमदनियों से चुकाई गई। ये सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स ने भारत में की, इसी से उन्होंने इंडस्ट्री को बर्बाद किया, इसी से उन्होंने एग्रीकल्चर को बर्बाद किया और इसी से उन्होंने हमारे उद्योग धंधों को, किसानों को, इन सब को नष्ट किया। उसका सीधा सीधा नतीजा ये निकला कि आज़ादी का भारत एक ऐसा भारत था जिसमें पॉवर्टी चरम पर थी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कॉम्प्रोमाइज़ थी, इक्विटी का नामो निशान कहीं पर नहीं था, इंडस्ट्री नहीं थी, हैवी एंड बेसिक कैरेक्टर की इंडस्ट्री तो कहीं भी नहीं थी, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था भारत में, डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स बिगड़े हुए थे, ना लिटरेसी थी, ना ही किसी तरह के इंस्टीट्यूशनल फिगर्स बेहतर थे, हेल्थ से एसोसिएटेड, सैनिटेशन से एसोसिएटेड, हाउसिंग से एसोसिएटेड, और पेरिशेबल स्टेट में था हमारा एग्रेरियन स्ट्रक्चर। ये कारण बना। अब अल्टीमेटली इसी से आगे की परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं। जब आपकी ओवरवेलमिंग पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में है और एग्रीकल्चर डिवास्टेटिंग स्टेट में है, गिरावट की ओर है, तो होगा क्या? ज़मींदारी के कारण जो लैंड होल्डिंग है वो कंसोलिडेट हुई कुछ ही लोगों के पास। इसका मतलब मेजॉरिटी ऑफ द मासेस लैंड होल्डिंग के अधिकारों से, मतलब कि ऑनरशिप के अधिकारों से डिप्राइव हो गए। इसका मतलब आपने उनसे एसेट छीन लिया, इसका मतलब इनइक्वलिटी ऑफ द एसेट है, इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ है। तो इसका मतलब ये है कि वो किसान किसी तरह से मोटिवेटेड नहीं है, किसी तरह से इंसेंटिवाइज नहीं है कि वो बेहतर प्रोडक्शन करे, जीवन बदलने का कोई मार्ग नहीं है उसके पास बेहतर होने का। वो दयनीय परिस्थितियों में चले जा रहा है। मिडलमैन उसको एग्जॉर्बिटेंट रेट चार्ज करके उसके द्वारा उगाई जा रही कितनी भी फसल का लार्जर हिस्सा ले जा रहा है। वो मियर सस्टेनेंस भी नहीं अफोर्ड कर पा रहा है और इसी का नतीजा है
कि 1857 से लेकर के 1947 तक लगभग देश के अंदर आपको 30 मिलियन लोग मरते दिखेंगे फेमाइन की कंडीशन से। तो लगातार फेमिन कंडीशन बियर करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि लोगों में रेजिस्टेंस नहीं है, इम्यूनिटी नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं है, क्योंकि उनमें प्रोलॉन्ग सिकनेस है, उनमें क्रॉनिक हंगर है और उनमें किसी तरह की आस उम्मीद नहीं है विकास की, किसी तरह का कोई मेडिकल नेटवर्क नहीं है। तो एक्सेस टू मेडिकल, एक्सेस टू हेल्थ, एक्सेस टू एजुकेशन, एक्सेस टू द रिसोर्सेज, ये बेसिक ज़रूरतें होती हैं अगर आपको गरीबी से निकालना है लोगों को। ये नहीं है लोगों का एक्सेस, ये कारण है गरीबी का। अब ऐसे में ऐसी खेतीबाड़ी में जुटा हुआ किसान जो कि अब स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के कैरेक्टर में आ चुका है, मार्जिनल जिसके पास अप टू 1 हेक्टेयर ज़मीन, स्मॉल जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक की ज़मीन है, ये किसान जो अगर किसी तरह से इसे ज़मीनें दे भी जाएं लैंड रिफॉर्म्स की मदद से, तो उन ज़मीनों का कैरेक्टर बहुत कमज़ोर है। वो या तो ड्राई लैंड रीजन में उन्हें दी गई हैं, वो ज़मीनें इनफर्टाइल हैं। मान लिया जाए कि उसने किसी तरह से ज़मीनों को मेहनत करके फर्टाइल बना भी लिया है, लेकिन क्या उसके पास मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को अफोर्ड करने के लिए उतने कैपिटल, उतने रिसोर्सेज हैं कि वो बेहतर खेतीबाड़ी कर सके, जिसके बिना इतने छोटे साइज़ के ज़मीन पर सरवाइव करना पॉसिबल नहीं है। तो देश का अधिकतर वर्ग 85% किसान स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, जिसके पास देश की कुल ज़मीन का मुश्किल से 45% हिस्सा आता है। देश के 15% किसान के पास देश की 55% ज़मीन है। ये जो एक इनइक्वालिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड है, एंड लैंड इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एसेट, इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन एन एग्रेरियन सोसाइटी, जिसके बेसिस पर ही आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपने लिए वेल्थ और इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसी लैंड की इस स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ने देश के अंदर ये हालात बनाए कि एक के पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का एक्सेस एक्सेसिव है और दूसरे के पास कंप्लीटली डिवाइडेड है। वो स्मॉल से मार्जिनल लेबर हो रहा, मार्जिनल फार्मर हो रहा है, मार्जिनल से वो लैंडलेस लेबरर में जा रहा है, और लैंडलेस लेबरर से धीरे धीरे उसकी परिस्थिति ये है कि वो सुसाइडल स्टेट में एंटर हो रहा है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर डायरेक्टली भी सुसाइडल स्टेट में चले जा रहे हैं। इस तरह से परिस्थितियाँ बदली, हालात बिगड़े, और उन्हीं को यहाँ पर रीजंस के तौर पे लिखा है। तो हमने लिखा है इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, हमने लिखा है ऑनरशिप ऑफ लैंड, हमने लिखा है साइज़ ऑफ लैंड होल्डिंग्स, हमने लिखा है फेल्ड लैंड रिफॉर्म्स। आज़ादी के बाद भारत ने ये संकल्प लिया कि हम हमारे देश के अंदर 2 फ्रंट पे काम करेंगे। पहला फ्रंट कि जब आप अपने देश के अंदर लैंड रिफॉर्म्स लाएंगे, और लैंड रिफॉर्म्स का मतलब ये होता है कि आप स्ट्रक्चरल बदलाव लाएंगे। वो बदलाव कैसे हैं? आप बदलाव लाएंगे कि लैंड होल्डिंग्स का साइज़ क्या है, आप बदलाव लाएंगे कि टेनेंसी के प्रोविजंस क्या हैं, आप बदलाव लाएंगे कि लैंड ऑनरशिप किस रूप में है। जब आप इस तरह के बदलाव लाते हैं, इन्हें इंस्टीट्यूशनल चेंजेस कहते हैं, इन्हीं को फिर आगे लैंड रिफॉर्म्स बोला जाता है। तो जब आप इंस्टीट्यूशनल बदलाव लाना चाहते हैं, इससे ढांचागत परिवर्तन होते हैं, इसको लैंड रिफॉर्म्स कहा जाता है। तो भारत ने ये संकल्प लिया कि हम ये करेंगे। दूसरे भारत ने संकल्प लिया कि हम टेक्निकल फ्रंट पे वर्क करेंगे। जब आप फार्म मैकेनाइजेशन करते हैं, जब आप रेनफॉल के द्वारा की जा रही समस्याओं को दूर करने के लिए इरिगेशन नेटवर्क का एक्सपेंशन करते हैं, जब आप हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, हाइब्रिड क्वालिटी के सीड्स, मॉडर्न केमिकल फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स लेकर के आते हैं, ये सारे के सारे टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस हैं। 2 फ्रंट पर खेतीबाड़ी के क्षेत्र में काम होता है, एक टेक्निकल, एक इंस्टीट्यूशनल। जब इंस्टीट्यूशनल स्तर पर आप काम करते हैं, आप लैंड रिफॉर्म्स की तरफ से जाते हैं। जब आप टेक्निकल साइड से जाते हैं, तब आप फार्मिंग मेथड वाइज इंटरवेंशन करते हैं। भारत ने दोनों ही किए। आज़ादी के तुरंत बाद हमने लैंड रिफॉर्म्स का रास्ता पकड़ा, जिसमें ज़मींदारी को एबोलिश करने का पहला स्टेप था। उसके बाद इसके साथ जुड़े हुए 2 कानून मैंडेटरी थे लाने, वरना ज़मींदारी एबोलिश करने का एजेंडा फेल हो जाता। पहला था कि लैंड सीलिंग लगाना ज़रूरी है, कि किसी के पास उससे अधिक ज़मीन नहीं रह सकती जो साइज़ बताया जाएगा। सेकंड, ये ज़रूरी था कि टेनेंसी का एक कानून लाया जाए, क्योंकि बतौर टेनेंट भारतीय सफ़र कर रहे थे अंडर द ज़मींदार, उनके हालात सुधारने थे। तो ये तीनों कानूनों में समस्याएं बहुत रहीं, जो हम आगे अभी समझेंगे एक क्वेश्चन को एड्रेस करते हुए। बस कहानी ये है
कि ज़मींदारी एबोलिशन का कानून सही ढंग से एग्जिस्टेंस में नहीं आया, और अगर एग्जिस्टेंस में आया तो जो सप्लीमेंट्री 2 कानून आने थे उन्हें आने में लगभग 8 से 10 बरस का गैप आ गया। इसकी वजह से उस गैप पीरियड, ज़मींदारी एबोलिशन आने से उन कानूनों के आने तक के बीच का 8 से 10 बरस का जो गैप आया, उसकी वजह से जो ऑब्जेक्टिव हम हासिल करना चाहते थे विद द लैंड रिफॉर्म वो हम नहीं कर पाए। नतीजन ये निकल आया कि आज भी देश की ओवरवेलमिंग पॉपुलेशन 85% किसान स्मॉल एंड मार्जिनल कैरेक्टर का किसान है। तो ये चीज़ें हैं कि लैंड रिफॉर्म्स फेल हुए, हम इक्विटी के सिद्धांत को लागू नहीं कर पाए, हम लोगों को एक्सेस टू द लैंड नहीं दे पाए, जिन्हें दे पाए वो उस लैंड पे प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर नहीं कर पाए क्योंकि हम उन्हें रिसोर्सेज नहीं दे पाए। हम एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज को ख़त्म कर गए। लैंड रिफॉर्म, एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बाद सरकारों को धीरे धीरे अपने हाथ खींचने पड़े, सब्सिडीज़ का दायरा घटाना पड़ा, और दूसरी तरफ आप इंटरनेशनली अपनी मार्केट को इंटीग्रेट कर रहे हैं ड्यूरिंग द ग्लोबलाइजेशन फेज़, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी कंट्रियों के साथ आपके किसानों को निपटना होगा, compete करना पड़ेगा। और जब ग्लोबल इकोनॉमी होती है, जिसमें ग्लोबल मार्केट होती है, तो ये चांसेस हैं कि अब ग्लोबली गलट आएगा क्रॉप्स का, क्योंकि बड़े मुल्क अपने किसानों को हैवी डोजेस ऑफ सब्सिडीज़ दे करके बहुत बड़े क्वांटम में प्रोडक्शन कराते हैं, और क्योंकि अब दुनिया की सारा बाज़ार एक बाज़ार हो चुका है तो वो बड़ी खेप ला के एक गलट क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से फसलों की कीमतें गिरती हैं, जिसका उन्हें नुकसान नहीं होता क्योंकि वो उतने ही लार्ज क्वांटम में बेच रहे हैं, प्लस बहुत सब्सिडाइज्ड चल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक छोटा किसान जो बहुत छोटे साइज़ में बेच रहा है और जो कि सब्सिडी के भी उतने समर्थन नहीं ले पा रहा है, ऐसे में गिरती हुई कीमतें उसको नुकसान पहुंचा कर जाती हैं। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से अंततः जो फसलों की कीमतें हैं वो इंटरनेशनल गलट क्रिएट होने की वजह से गिरी थी, और उस गिरावट का एक सीधा नुकसान किसानों को ये झेलना पड़ा कि उनकी आमदनी कॉम्प्रोमाइज़ हुई। लेकिन साइमल्टेनियसली मॉडर्न फार्मिंग मेथड के तहत खेती करने के लिए उनके इनपुट कॉस्ट कंटिन्यूसली बढ़ते गए, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के ही तहत सरकारों को ये वचन देने होते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को कि हम सपोर्ट मेजर्स को रिड्यूस करेंगे और एक फेयर कंपटीशन को इस्टेब्लिश होने देंगे। तो आपको कॉस्टली इनपुट अफोर्ड करने पड़ रहे हैं। फर्स्ट तो आपकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ रही है, लेकिन आपकी इनकम ऑफ दैट क्रॉप बढ़ नहीं रही है, या तो वो स्टेगनेंट है या वो कमज़ोर हो रही है, या जिस दर पे बढ़नी चाहिए थी उस दर पर नहीं बढ़ रही है। लेकिन तीसरी चीज़, यही सारी फूड आइटम्स जब आपके कंज्यूम करने की बात आती है तो आप जिन चीज़ों को मार्केट से लेना चाहते हैं वो सारी चीज़ें मल्टीनेशनल कंपनीज़ के एक्सक्लूसिव और मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल के कारण महंगी हो चुकी हैं, तो आपको महंगी चीज़ों के वाया जाना पड़ रहा है। सरकारी शिक्षा का स्तर गिरते जा रहा है, सरकारी चिकित्सा का स्तर गिरते जा रहा है, उसका दायरा भी घटा है। लेकिन दूसरी तरफ शिक्षा चाहिए वो बाज़ार से मिलेगी, प्राइवेट शिक्षा का खर्चा बढ़ता चला जा रहा है, प्राइवेट चिकित्सा का खर्चा बढ़ता चला जा रहा है। आपकी ज़रूरत की हर चीज़ें, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर कॉन्ट्रैक्टर को पैसा देना है, लेबर को वो दे रहा है नहीं दे रहा है, पर कीमतें बढ़ती जा रही हैं। रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। जीवन का खर्चा यानी कि लिविंग कॉस्ट जो है वो कई गुना बढ़ती चली गई। समाज के स्तर पर ग्लोबलाइजेशन की ही देन थी, लेकिन जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं बतौर खेती बाड़ी, उसकी कीमतें दूसरी चीज़ों की कीमतों के मुताबिक नहीं बढ़ रही हैं, और अगर बढ़ रही हैं तो आपको उसका लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि उस बढ़ी हुई कीमतों का लाभ मिल रहा है जो कॉम्पिटेंट हैं बाज़ार में उस प्रोडक्ट को ले जाने के लिए। वो पुराने मिडलमैन के जाने के बाद जो नया मिडलमैन आया, जिसे हम आड़तिया कहते हैं, वो आड़तिया ने उस लाभ को अपने पास कॉर्नर किया। उसके पास क्रॉप स्टॉक करने के रिसोर्सेज हैं, उसके पास क्रॉप एक्यूमुलेट करने के रिसोर्सेज हैं, उसके पास राइट टाइम पे क्रॉप को लैंड कराने के रिसोर्सेज हैं। इतना पोटेंशियल है कि वो उतने समय तक होल्ड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों के उनके पास वर्ल्ड को इंटीग्रेट करने की शक्ति है। वो विश्व के उस बाज़ार में फसलें ले जा सकते हैं जहाँ उन्हें दिखता है अच्छी कीमतें हैं। किसान 85% स्मॉल एंड मार्जिनल है, फसल कटते ही बेचना उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसके पास खाने को नहीं है पैसा, स्टॉक करने की ताकत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से वेयर हाउसेस का इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, और वो निजी रूप में तो विकसित कर नहीं सकता है। ना तो उसके पास स्कोप है और ना ही उसके पास ऑप्शन है। दोनों बातें समझनी आपको ज़रूरी है। स्कोप नहीं है क्योंकि उसकी खुद की माली हालत ये कहती है कि उसे तुरंत पैसे की ज़रूरत है, और उल्टा वो तो कर्जे के नीचे आड़ती ने उसे फसल पूरी होने से पहले ही पैसा दे रखा है, और आड़ती ने कन्फर्मेशन ली है कि क्रॉप भी मुझे ही दोगे और अल्टीमेटली होते ही दोगे और लगभग इन कीमतों पर दोगे।
तो ये तो चीज़ें पहले ही कमिटमेंट हो जाती हैं, टर्म ऑफ क्रेडिट कह लीजिए आप इसे, जो कि कहीं रिटर्न नहीं होते हैं। तो इस तरह से किसान की हालत बिगड़ी है, लैंड रिफॉर्म्स फेल रहे हैं, उतने कामयाब नहीं रहे, और टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस जो हुई हैं उनके लोपसाइडेड रिजल्ट आए हैं। उसने रीजनल इम्बैलेंस क्रिएट किया है। बड़े किसानों को और मीडियम साइज किसानों को तो फिर भी फ़ायदा हो गया, कुछ राज्य में कुछ इलाके, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, हरियाणा को, पंजाब को, और कोस्टल यूपी, कोस्टल तमिलनाडु और कोस्टल आंध्रा को लाभ हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन जैसी टेक्नोलॉजी से, मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस से, लेकिन बाकी राज्यों को नहीं। और ओवरऑल पूरे देश भर में स्मॉल एंड मार्जिनल किसान को तो नहीं, उसको नहीं, पूरे देश भर में उनकी हालत ख़राब हुई। तो ये कारण है कि आप गरीबी में चले जाते रहे, जीवन बेहतर नहीं हुआ। तो यहाँ से जुड़कर निकले इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, ऑनरशिप ऑफ द लैंड, साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स, फेल्ड लैंड रिफॉर्म्स, और ऐसे में रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या तेज़ी से बढ़ते चले जाना, लेकिन दूसरी तरफ नो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है, आज भी देश डोमिनेट कर रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली 60% पॉपुलेशन खेती बाड़ी में लगी हुई है, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, आप उस सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं जो नॉन रेम्यूनरेटिव है। कारण आपके पास रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है, क्योंकि आपके पास एक्सेस टू एजुकेशन नहीं था, क्योंकि आप सोशली एक्सक्लूडेड रहे हमेशा, और क्योंकि हिस्टोरिकली लास्ट 200 ईयर्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल ने आपको कंप्लीटली डिवास्टेट कर दिया है। अब ऐसे में ना तो अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ इनकम वैसे हैं, और ना ही अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। मतलब ना तो आपके पास कंट्रोल है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का कि आप कोई दुकान खोल लें, आप कोई मशीन डाल करके ठेकेदारी कर लें, आप कोई टीम बना के काम कर लें, और ना ही किसी चलते हुए अच्छे उद्योग धंधों में आप अपने स्किल ऑफर करके अपने लिए कुछ हासिल कर लें। दोनों चीज़ें आपके पास नहीं हैं। इसका नतीजा ये निकलता है कि जो ज़मीन है गुजारा उसी पे होगा। तो बढ़ती जनसंख्या और अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट ना होने के कारण वही ज़मीन आगे बढ़ती 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 चली जाएगी, क्योंकि ज़मीन ही एक आधार है जीवन जीने का। इस तरह से डिवाइड होता लैंड अपने बच्चों में हाईली फ्रेगमेंटेड लैंड में बदल जाता है। और भारतीय अर्थव्यवस्था में गरीबी के लिए खेती प्रधान समाज की एक बड़ी समस्या यह भी होती है कि हमारे लैंड होल्डिंग्स हाईली फ्रेगमेंटेड हैं। हाईली फ्रेगमेंटेड कैरेक्टर के लैंड होल्डिंग्स होने का सीधा पहला नुकसान ये होता है, अब्दुल, क्या होता है, कौन से कैरेक्टर के लैंड होल्डिंग है, बताओ। गला सुखा रहे हैं, पाँव पे इतना वजन, 3:30 40 से खड़े हैं, बस बैठे तो 1 मिनट भी नहीं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं, चलने दो, और कंटिन्यूसली बोल रहे हैं क्योंकि दिमाग में दबाव है कि अगला कमिटेड सेशन भी अभी करना है, लिखना भी उसके लिए। बच्चे क्या कर रहे हैं, इस पे विचार करिएगा। ना तो मुझे पेपर देना है, ना कहीं एक्सटेम्पोर देना है, और ना ही ईश्वर की कृपा से अभी फ़िलहाल किसी संस्था में नौकरी के लिए इंटरव्यू देना है। लेकिन ये फैक्ट है, आपके सामने हूँ, 340 पे आया था, क्या मैं बैठा, क्या मैं नहीं पढ़ा रहा, क्या मैं जागरूक नहीं हूँ? हम क्यों नहीं हैं, ये एक बड़ा सवाल है। आप बड़े हो गए हैं, आपको ना तो मारा पीटा जा सकता है, ना ये वो कॉलेज है जहाँ रोल नंबर रोक लिया जाएगा, ना ये वो इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर आपको ये सिखाया जाए कि 95% लो फिर तुम्हारी छुट्टी, है ना, वैसा भी नहीं। आप में स्वयं ये भाव होना चाहिए कि यह तो मेरा ही है, इस अमृत का पान ना करूँगा तो मैं पार कैसे जाऊँगा। ये तो स्वयं जागृति से आएगा। मेरे बोलने से ज़्यादा तेज़ आपका दिमाग साथ में चलना चाहिए। इतनी मेहनत से पिछली पढ़ाई हुई क्लासेस का कंटेंट आपको कोरिलेट करना है, आपको देखना है कैसे एक पॉइंट पकड़ा और सारे रीज़न डेवलप हो गए। कल को एग्ज़ाम में भी मैं ऐसे ही लिखूँगा, कोई टेंशन नहीं रहेगी रिविजन्स की, कोई टेंशन नहीं रहेगी रट्टाफिकेशन की, मेरा ऑर्गेनिक कंटेंट होगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, केवल निवेदन है कि ध्यान से सुने, पढ़ें, लिखें। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं?
हाईली फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स इन इंडिया। अब इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। क्यों नहीं वायबल है? आपने किसी तरह से कर्जा उठा करके फार्म मैकेनाइजेशन करने का प्रयास किया भी, आपने ट्रैक्टर में डीजल डाला, एक खेत यहाँ, एक वहाँ, एक वहाँ। पहली बात तो वो मशीन ठीक ढंग से उस खेत में रन नहीं हो पाएंगी, फिर एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह तीसरी जगह। अब आप सोचिए इरिगेशनल नेटवर्क कैसे बनाया जाएगा, पाइप कैसे डाला जाएगा, कैसे बिछाया जाएगा, पंप किस खेत के लिए लगाया जाएगा, आपकी लेबर, आपके वर्किंग सारे डिस्ट्रीब्यूट हो गए, आप कहाँ कहाँ किस खेत की राखी करेंगे। और बहुत ज़रूरी है इस खेत की राखी करना, रखवाली करना, क्योंकि खेत को नुकसान कई चीज़ों से है और जिनमें पक्षी जानवर सबसे बड़ी चीज़ है। तो कुल मिलाकर के जो फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स हैं, इसी एक कारण ये भी था कि अंग्रेजों ने इसी कारण से ज़मींदारों के तहत ज़मीन दी कि बिग लैंड होल्डिंग्स होंगी तो रिफॉर्म्स भी कंफर्टेबली हो जाएंगे और टेक्निकल इंटरवेंशंस और डेवलपमेंट भी ईजिली हो जाएगी, डिस्प्यूट्स कम रहेंगे। लेकिन भारत में फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग हिस्टोरिकल एक इनहेरिटेंस है, हमें पीछे से मिला है और आगे और डीप होते जा रहा है, क्योंकि अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ इनकम ना होने के कारण, और आज भी डोमिनेंट सेक्टर एग्रीकल्चर ही ऑक्यूपेशन वाइज, और सेकंड एस्पेक्ट डोमिनेंट है एसेट वाइज। किसान परिवार में और एसेट होगा क्या ज़मीन के अलावा? तो बटेगी क्या बच्चों में? ज़मीन ही। तो वो तुरंत नज़र आती है सबको, कितने बीघा, कितने एकड़, कितने हेक्टेयर, तो चाहे खैर कोई नहीं कह रहा, बीघा एकड़ गट्ठा यही चल रहा है। तो 4 बीघा तो 2 बीघा तो 1 बीघा तो आधा, पता नहीं क्या मरले में आ जाती है एंड में, है ना। अंत में तो बस बैठने लायक जगह रह जाए तो वही बहुत है। ये भी समस्या का कारण है। तो दिस इज़ द थिंग, ये इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। मॉडर्न फार्मिंग मेथड सरकार ले भी आए तो यहाँ पर ला पाना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए बहुत समस्या है कि पहले इसका लैंड कंसोलिडेशन किया जाए, वो एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज है, वो करनी पड़ेगी। तो ये हुआ देश में। अगर आपके पास कोई और सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट हो रहे होते तो आप धीरे धीरे उन सोर्सेज ऑफ इनकम्स की तरफ चले जाते, और उन सोर्सेज के ऑफ इनकम की तरफ जाने की वजह से ये पॉसिबिलिटी बनती कि ज़रूरी नहीं होता कि लैंड फर्दर डिवाइड होते चले जाएं। ये हो जाता कि इनकम के कई और सोर्सेज भी हैं, लैंड एक जगह है रहने दिया जाए, या किसी एक ने ही दूसरे भाई से ले लिया, या उसने उस भाई से ले लिया, खरीद लिया, एक ही के पास रह गया, उसके हिस्से 1.5 एकड़ आते हैं, पर उसने कह दिया कि ले पैसे ले ले भाई, मैं तू शहर में करता है, मैं गाँव में खेती करता हूँ, मुझे ही दे दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा तकरीबन घरों में होता है ये, ओके, कि वो उसको दुकान दे देता है, इस खेत रख लेता है, उसको घर दे देता है, खेत रख लेता है, उसको कुछ दे देता है, खेत रख लेता है, कि भाई वो भी कह देता है हाँ ठीक है, मेरा जो नॉलेज बेस बना है मैं तो काम चला लूँगा, मुझे दुकान दे दो भाई, तुम खेत ले लो, ऐसा करके कहानी चलती है। लेकिन जब ये नहीं होता है तो अल्टीमेट रिजल्ट निकलता है कि फ्रेगमेंटेशन ऑफ द लैंड होल्डिंग्स, और वो भारत के लिए एक मिनेस रहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ना बढ़ने का कारण रहा है, प्रोडक्टिविटी ना बढ़ने का कारण रहा है, इनोवेशन सेंटर नहीं हो पाई फार्म्स में, इसका कारण रहा है। साइंटिफिकली जो हमारे कई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ इसकी बात करते हैं कि आपको एनिमल हस्बेंड्री में, फार्म प्रैक्टिसेस में मॉडर्न एंड साइंटिफिक टेक्नोलॉजी अप्लाई करनी है। इवन कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा है, पर वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं क्योंकि उसका एक कारण ये भी है। तो यहाँ पर लिखा भी होगा, मैंने नहीं लिखा होगा तो आप दिमाग में समझ लीजिएगा। इसके अलावा अब शुरू से एक बार पढ़ते जाएं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इनइक्वालिटी। सोशल इनइक्वालिटी मैंने बता दिया, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, रिलीजियस लेवल पर कई तरह की डिस्क्रिमिनेशन है, एक्सेस टू एजुकेशन, एक्सेस टू हेल्थ, एक्सेस टू सैनिटेशन, एक्सेस टू हाउसिंग, ये सारी डिस्क्रिमिनेशन आपने देखी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आप जानते हैं, कहाँ प्रोपराइटर ज़मींदार को बना दिया, कहाँ किसान को मियर टेनेंट बना दिया। मियर और मियर लाइवलीहुड अर्निंग, बस उसका एक सिस्टम है और कुछ भी नहीं। और धीरे धीरे फिर आपको पता है 2 डिवीजन्स क्रिएट हो गई, और वही डिवीजन्स आपको आगे नज़र आएंगे। ज़मींदार है, उसके आगे बच्चे बैरिस्टर्स भी बन रहे हैं, आगे डॉक्टर्स भी बन रहे हैं, आगे इंजीनियर्स बन रहे हैं, आगे प्रोफेशनल्स, तो फिर आगे वही आगे धीरे धीरे एलीट मिडिल क्लास रेवोल्यूशन भी ले आएंगे, चीज़ें बदल जाएंगी। तो इस तरह से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी देश में रही है, क्योंकि सोशल इनइक्वालिटी से ही एक कम्युनिटी प्रिविलेज्ड बनती है, एक कम्युनिटी डिप्राइव्ड। और प्रिविलेज्ड कम्युनिटी का फिर हर आस्पेक्ट में प्रिविलेज है, वो चाहे एजुकेशन है, चाहे हेल्थ है, चाहे ऑक्यूपेशन है या सैनिटेशन है, चाहे वो रिसोर्स एसेट्स ही हैं, मटीरियल वेल्थ। और उसके बाद पॉलिटिकल इनइक्वालिटी देश भर में, अगर हम ज़मींदार की ही बात कर दें तो ज़मींदार सिर्फ़ और सिर्फ एक ऐसी ही मशीन नहीं है कि अंग्रेज़ों ने उसे ठेका दे दिया और आगे कहानी ख़त्म। ज़मींदार को कई एक्सक्लूसिव राइट मिले हैं, वो एक हायरार्की का मेंबर है और वो टैक्स कलेक्शन कर रहा है। ज़मींदार को ही पूरे उसके अधीन आई ज़मीन
कि जितने